साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस से यात्रा। साथियों, जैसा आपको मालूम ही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा, राजकीय यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मोदी की फ्रांस की यह छठी यात्रा थी। इससे पहले दोनों नेता हाल ही में हिरोशिमा में मई 2023 में G7 का जब शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अलग से मिले थे। जून 2017 में पहली बार मुलाकात के बाद दोनों नेता लगातार संपर्क में हैं। साथियों, 3 कारणों से मोदी के इस दौरे की महत्ता और बढ़ गई है। एक तो यह है कि मोदी को फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे के अवसर पर परेड में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ऐसा आमंत्रण विरले ही राष्ट्राध्यक्षों को मिलता है। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस परेड के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1799 में समाप्त हुई 1799 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को 1789 को बड़ी तादाद में फ्रांस की जनता बेस्टिल जेल के बाहर जमा हो गई। जनता ने जेल पर हमला बोल दिया और जेल में मौजूद 7 कैदियों को छुड़ा लिया था। यह घटना फ्रांस की क्रांति में घटी एक काफी महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना को राजशाही शासन के अंत के तौर पर देखा जाता है। और दूसरा मुख्य कारण मोदी की यात्रा का जो था महत्व था कि दोनों देश 2023 में द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी का रजत जयंती वर्ष भी मना रहे हैं, यानी 25 साल द्विपक्षीय सहयोग के दोनों देशों को हो गए हैं। और तीसरा है फ्रांस के इस राष्ट्रीय दिवस पर मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस का यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। बेस्टिल डे परेड पर भारत की वायुसेना के विमान सहित भारत की 3 सेनाओं के 269 सदस्यीय दल ने भी हिस्सा लिया और फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल हुए। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की और साथ ही भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य सीईओज और फ्रांस के जाने माने लोगों से भी बातचीत की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोड मैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय स्थापित करेगा। इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच LNG के आयात को लेकर भी दीर्घकालिक समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नजर रखने और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने की खातिर एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे तृष्णा का नाम दिया गया है, उस पर हस्ताक्षर किए। इससे जो होगा भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों देशों ने प्रक्षेपण यान के क्षेत्र में भी संयुक्त विकास की योजनाओं की घोषणा की। भारत फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं एरियन स्पेस ने
वाणिज्यिक प्रक्षेपण लॉन्चिंग सेवाओं पर सहयोग के आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि मोदी की यात्रा से ठीक पहले रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण समिति DAC ने भारतीय नौसेना को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन सबमरीन की खरीद को मंजूरी प्रदान की थी। इसलिए आशा की गई थी कि फ्रांस के साथ मोदी की यात्रा के दौरान उक्त दोनों समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन अभी इस बारे में लागत और तकनीकी कमर्शियल पहलुओं पर बातचीत पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से यह डील नहीं हो पाई। साथियों, दोनों देशों के बीच जारी होराइजन 2047 नामक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, AI, सुपर कंप्यूटिंग, 5G, 6G, दूरसंचार और डिजिटल कौशल विकास जैसे अनेकों क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत जो है पेरिस स्थित आईफिल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा संयुक्त वक्तव्य में यूक्रेन युद्ध और ताइवान का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का उल्लेख अवश्य है और क्वाड की भी वहां पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि फ्रांस रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है। संयुक्त बयान में सामरिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है और भारतीय विदेश नीति भी हमेशा इसका समर्थन करते रही है। भले ही हिंद प्रशांत में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश संतुलन बना रहे हैं हिंद प्रशांत में, लेकिन फ्रांस अपने को इससे नहीं जोड़ना नहीं चाहता है। भारत भी भले ही क्वाड का हिस्सा है, लेकिन उसका रुख भी फ्रांस की भांति ही है। दूसरी ओर अगर हम अरब सागर वाला हिस्सा देखें तो वहाँ फ्रांस मजबूत है, क्योंकि उसके जिबूती और UAE दोनों जगह बेस हैं। इसलिए अगर भारत अरब सागर में फ्रांस के साथ मिलकर काम करेगा तो इससे दोनों का फायदा होगा। विन विन सिचुएशन हम इसको कहेंगे। भारत के लिए यह समुद्री रास्ता इसलिए अहम होता जा रहा है क्योंकि चीन के बाद भारत गैस और ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन यहाँ पर चीन जो है अरब सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 3 नौसैनिक अड्डों को मजबूत बना रहा है। इसका मकसद हिंद महासागर से होने वाले समुद्री व्यापार पर जो है एकाधिकार करना है और भारत अमेरिका को चुनौती देना है। अरब सागर के उत्तर में स्थित पाकिस्तान के ग्वादर में चीन जो है नौसैनिक अड्डा बना रहा है और पश्चिम में जिबूती में चीन का जो नौसैनिक अड्डा है पहले से ही ऑपरेशन में है। अब चीन की नज़र जो अरब सागर के दक्षिण में स्थित मॉरिशस में भी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने पर है। चीन का उद्देश्य मॉरिशस में नौसैनिक अड्डा बनाकर हिंद महासागर की घटनाओं पर नजर रखना है। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेरार्ड लॉर्चर के साथ भी बैठकें की और आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। साथियों, 1998 में 1998 में सामरिक साझेदारी की स्थापना के साथ ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी प्रमुखों के स्तर पर नियमित एक दूसरे के देश में उच्च स्तरीय आदान प्रदान होता रहा है, यात्राएं होती रही हैं। आज फ्रांस भारत को न केवल अत्याधुनिक अचूक
रक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए तत्पर है, बल्कि उसे उनकी तकनीक साझा कर भारत में उनके उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने में फ्रांस को कोई संकोच नहीं है, यानी वह अपनी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। कुछ समय पहले फ्रांस की कंपनी सफ्रन ने भारत के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर यानी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का इंजन विकसित करने के समझौता ज्ञापन पर भी भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। वैसे भी फ्रांस भारतीय सेना को आधुनिक लड़ाकू जेट और पनडुब्बियां जैसे महत्वपूर्ण साजो सामान की आपूर्ति करते रहा है। 2018 से 2022 के बीच की अगर अवधि देखें तो फ्रांस जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया। आज की तारीख में देश के कुल रक्षा आयात का 29% यानी 29% जो है फ्रांस से ही होता है। भारत और फ्रांस के बीच मधुर रिश्तों की यूं तो अनेक वजह हैं, लेकिन कुछ का उल्लेख करना यहाँ पर मैं चाहूंगा। दोनों किसी बाहरी दबाव में आए बिना आमने सामने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल विदेश नीति का संचालन करते हैं, यानी दोनों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। और इसके अलावा नाटो का सदस्य होने के बावजूद फ्रांस ने कई बार वैश्विक मामलों में ब्रिटेन और अमेरिका से अपनी अलग राह पकड़ी है। 1974 में परमाणु परीक्षण के चलते, यानी भारत का जब परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, तब अमेरिका ने तारापुर परमाणु प्लांट को जो है अचानक यूरेनियम ईंधन देना बंद कर दिया। तो उस समय फ्रांस ने यह ईंधन उपलब्ध करवाया। फिर सन 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स ने अपनी भारतीय यात्राएं स्थगित कर दी थी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति याक शिराक जनवरी 1976 में भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बतौर आए और उन्होंने भारत की यात्रा की। एक बार फिर 1998 में जब विश्व के सभी ताकतवर देश भारत के परमाणु परीक्षण से नाराज होकर भारत पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे, तो फ्रांस ने उस समय भी न केवल प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया भारत के विरुद्ध, बल्कि भारत से सामरिक वार्ता शुरू करने और सामरिक हिस्सेदारी स्थापित करने वाला फ्रांस पहला देश भी बन गया। इसके अलावा फ्रांस कश्मीर के मामले में ही नहीं, आतंकवाद के मसले पर और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थायी सदस्यता दिलाने के प्रस्ताव पर हमेशा नई दिल्ली का समर्थन करता रहा है, यानी भारत का समर्थन करता रहा है। फ्रांस भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम, जिसको कहेंगे MTCR, वासेनर अरेंजमेंट WA तथा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG तथा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भी शामिल कराना चाहता है और बराबर इस बारे में देशों को आगाह भी करता है। इसके अलावा वीटो शक्ति संपन्न देशों में फ्रांस जो है पहला ऐसा देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। अभी अगर हम देखें, रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी फ्रांस ने भारत की तरह काफी संतुलित रुख अपनाया है और नाटो का सदस्य होने के बावजूद फ्रांस ने रूस को लेकर बहुत व्यावहारिक रुख अपनाया है और भारत का रवैया भी बहुत कुछ उसके रुख से मिलता जुलता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसरो और फ्रेंच स्पेस संगठन CNES ने मिलकर 60 के दशक में भारत के सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया था। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की और भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता का मॉडल है, ऐसा उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना था कि भारत नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत की भूमिका भी लगातार बदल रही है और वह बदलती परिस्थितियों से अपने को एडजस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को
अध्ययन के बाद अब 5 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाएगा। इससे पहले 2 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाता था। प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि अभी भारत में 1000 से ज्यादा फ्रांसीसी कंपनियां कार्यरत हैं जो रक्षा, आईटी, ईएस, परामर्श, इंजीनियरिंग सेवा, भारत उद्योग आदि से संबंधित हैं। और जबकि फ्रांस में 150 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, और उनमें 7000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यानी वे फ्रांस की अर्थव्यवस्था में वहां पर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फ्रांस के साथ बढ़ते सहयोग से एक महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि इससे भारत की लिंक वेस्ट यानी पश्चिम को जोड़ने की नीति को भी बल मिलने की आशा है। यह एक महत्वपूर्ण पहलकदमी है। फ्रांस के साथ संबंधों का जो हमारा चढ़ाव है, उसके साथ जो हमारे संबंध आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद अब 27 देशों के इस संगठन में यानी ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस और जर्मनी का प्रभुत्व किसी से छिपा नहीं है। और भारत के लिए ये देश तकनीक तथा निवेश के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। और खुशी की बात है, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि इन दोनों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों का एक अहम पहलू यह भी है कि हाल में भू राजनीति के बदलते समीकरण में जियोपॉलिटिक्स का जो समीकरण बन रहा है, यह भी इन दोनों देशों को करीब ला रहा है। कई वजहों से ट्रांस अटलांटिक अलायंस सिस्टम में फ्रांस कुछ अलग थलग पड़ा दिख रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें 2021 में बने ऑकस AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का जिक्र किया जा सकता है, जिससे फ्रांस को बाहर रखा गया है। दूसरी ओर फ्रांस इसका जवाब जो है भारत जैसे देशों से अपनी करीबी बढ़ाने की कोशिशों के रूप में दे रहा है। यह स्थिति हमारे लिए चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने के लिहाज से भी अनुकूल है। लेकिन अभी हम भारत फ्रांस के बीच के द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो 2022-23 में यह महज 12.56 अरब डॉलर का रहा। लेकिन थोड़े प्रयासों से इसमें काफी कुछ अभी संभावना है, बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए दोनों पक्षों को अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जल्दी से जल्द मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए, गंभीरता से विचार करने चाहिए। उम्मीद करें कि सामरिक हिस्सेदारी के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद आगे के 25 वर्षों के लिए दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान होराइजन 2047 में जो विस्तृत रूपरेखा या कहें कि रोड मैप खींचा है, उस पर दोनों देश अपनी 21वीं सदी की मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता से अमल करेंगे। और प्रधानमंत्री, जहां तक भारत का संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें भारत और फ्रांस मिलकर साथ काम न कर रहे हों। फ्रांस के साथ हमारा संबंध अब महज कारोबारी नहीं रहा है, बल्कि वह आड़े वक्त भारत के साथ विश्वस्त मित्र के बतौर भी खड़ा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। तो साथियों, ये मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, क्योंकि उसी से मुझे अपने विषय को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाभप्रद सूचना है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए यह बहुत लाभप्रद हो सकती है। और इसके अलावा जैसा मैं बराबर कहते आया हूं कि मेरी कुछ बाजार में पुस्तकें उपलब्ध हैं। समय निकालकर यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते
किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से अवश्य इंतजार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।